मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? क्योंकि जो आरक्षण है गरीबों को देना चाहिए, ना कि जातियों को। तो उसी पे मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग है, जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उसे उसके बाद भी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो वो सामान्य वर्ग के श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने कहा मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात बहुत हो गई है। आपने कहा कि सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था। आप 4 तारीख को राजनीति से ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। आगे इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने आशुतोष को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि आशुतोष केजरीवाल का समर्थन करते करते और राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहा था कि राहुल गांधी इस बार अच्छी तरह से जीतेंगे, जिस पर ऑडियंस ने जब इसे सवाल किया कि किस तरह वो जीतेंगे, क्या किए देश के लिए, तो यह भड़क गया और जवाब नहीं देना चाहता था और डिबेट से भागने लगा, जिस पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था इसके पास। तो अब आई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। बीजेपी की चिंता छोड़िए, हम उन राज्यों में आ रहे हैं जहां हम पिछली बार नहीं थे। हम केरला में सीट लेंगे, कोई कह सकता है कि हम नहीं लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे। हम तमिलनाडु में अपनी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, हम आंध्रा में संख्या बढ़ाने जा रहे हैं जहां हम नहीं थे। हम 0 तमिलनाडु में संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब ओपनिंग करेंगे हम तमिलनाडु। ओपनिंग हम 0 थे तमिलनाडु में, हम केरला में 0 थे, हम आंध्रा में 0 थे। यहाँ पे सब पे सीट बढ़ रही है। आप जबरदस्ती हमें उत्तर प्रदेश में घटा दे रहे हैं, राजस्थान में घटा दे रहे हैं। प्रदीप जी दक्षिण पर अगर आंध्र तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी अगर पाती है तो 100% की ग्रोथ है। आंध्र प्रदेश में अगर एक सीट भी पाती है तो 100% की ग्रोथ है। अगर आप उस पर गर्व करना चाहते हो तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर कहा गया कि मेरा घूम गया है, भाई मैं तो ये नहीं कह रहा हूं मेरी भैंस कोई खोल ले गया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम में किनका सिलेक्शन होने वाला है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मेरी मंगलसूत्र कोई लेके जा रहा है। जब आप इस तरीके के तर्क देने लगे और ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। अरे भैया, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे 2002 के बाद की राजनीति कौन सी कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी। आप इतनी बड़ी बात आके और फिर कह रहे हैं विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के हम मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो हमने देखिए, बोलिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, कम हो गई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की संख्या, देश में डॉक्टर की संख्या 2 गुनी करेंगे, नहीं हुई। हम हर जगह अस्पताल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, नहीं हुई। तो ये सारे जो उनके वादे हैं वो झूठे निकले हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हमारे पास ठोस सुझाव हैं, सोचे समझे सुझाव हैं, जुमलाबाजी नहीं है। मेरा नाम प्राची कपूर है। मेरा सवाल ये है, आखिर गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? सर, आप ही से सवाल है। देखिए, हर राज्य में कहीं ना कहीं गठबंधन बनता है। बीजेपी का अनेक राज्यों में गठबंधन बना है। वहां अरिथमेटिक का सवाल होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के 2019 में क्या आंकड़े आए दिल्ली में, वो सबने देखा है। तो इसलिए अगर हमारा गठबंधन बना है तो उसका विरोध करना है, उनको हराना है। तो इसी प्रकार हो रहा है। आप सीधे आंकड़े देख लीजिए और पता चल जाएगा यहाँ क्यों हुआ है। पंजाब में नहीं हुआ है, अलग जगह हमने गठबंधन किया है। तो वो लोकल अरिथमेटिक के हिसाब से होता है। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। सर, 400 पार का दावा तो कर दिया आपने, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा? और जो 38% IITians को जॉब नहीं मिल रही उसका क्या होगा? आपके अच्छे दिन तो आ गए, आप तो 137 करोड़ का गूगल ऐड कर रहे हो। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। भाई, पूरे देश के अच्छे दिन आ गए। आप गूगल रखे हुए मोबाइल में, जरा खोलिए स्कॉच की रिपोर्ट खोलिए जरा। आप देखिए स्कॉच कमेटी जो इसने रिपोर्ट दी है। अरे भैया, SOC सीधे स्कॉच कहां से आ गया? मैं बता रहा हूँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको स्कॉच याद आ रहा है? उसी की कमेटी की रिपोर्ट है कि आप स्कॉच की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। 40 करोड़ रोजगार, 50 करोड़ 40 लाख रोजगार जनरेट हुए पिछले 10 साल में, ये अध्ययन की रिपोर्ट कहती है। आप रोजगार का मतलब क्या समझते हैं?
सरकारी नौकरी 40 करोड़ नहीं जनरेट हो सकती। अंजना, एक सच्चाई मेरा है। नाम विश्वश्रेया सिंह है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है गरीबों को देना चाहिए, ना कि जातियों को। तो उसी पे मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग है, जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उसे उसके बाद भी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो वो सामान्य वर्ग के श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सोच रहे हैं कि अजय आलोक जी गर्म कोयला हाथ में उठा लेंगे, है? ये ऐसा मुद्दा है इन सब के। आलोक जी को जवाब देना चाहिए, माइकल से आलोक जी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहीं से भी गरीबी और अमीरी पे आधारित नहीं है। ये आपके सामाजिक पिछड़ेपन पे आधारित है, उसी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को बदलने की कोशिश आशुतोष जी की फॉर्मल पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने, कि मुसलमानों को भी आरक्षण देने लगे धर्म पे। हम ये काम नहीं करेंगे। और ये बात जी की पार्टी मुझे हाँ ये तो मतलब छोड़ दिया उन्होंने। अंजना जी सिंपैथाइजर वहीं के हैं। अंजना जी, अजय आलोक जी अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में भी कम जानकारी रखते हैं। जिस संविधान ने कहा था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, उन्हीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। आप कितना संविधान को मानते हैं? आप अच्छी तरीके से समझ हमने 10% दिया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत की दुकान सबके सामने दिखाई दे रही है। शुरुआत हुई थी उनकी ये मोहब्बत की विकास दुकान से। चीज क्या है सर, समझ नहीं आया अभी तक। मोहब्बत बेचते हैं ना, जिसलिए दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान क्यों खोलनी है उसकी? ऐसे तो मुफ्त बांटी जाती है। देखिए, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने कहा मेजोरिटिज्म माइनॉरिटिज्म की बात बहुत हो गई है। आपने कहा कि सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? वही तो हम कह रहे हैं, हम संविधान में जो वैल्यूज हैं, जो मूल हैं, उन्हीं का डिफेंस करने वाले हैं। और वर्तमान में जो असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के विपरीत है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही सब कुछ करने वाले हैं। छोटा छोटा सवाल पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव भी लड़े थे, और ये गांव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति विषय ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना। और मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट काहे रहे हैं? 10 पे 10 गठबंधन। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल बीजेपी। तो साफ बोलो ना। लड़ाई करने आए। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बना के देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। अगर हम एक करके अगर हम तमाम चीज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम इस बार बन के रहेंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। अगर हम कहते हैं कि 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन चक्कर क्या है ना, हमारे घोषणा पत्र पे ये चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा खराब चीजों की होती है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे, घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? इन लोग खत्म करेंगे भाई साहब। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड स्ट्रेंथनिंग करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं वो खत्म करेंगे, मतलब वो सत्ता में आ रहे हैं ना? नहीं, अगर आएंगे तो ये खत्म करेंगे। तो ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे? संजय जी को छोटा सा मिला, पकड़े एकदम। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मेरा नाम अनुराधा कश्यप है। मेरा सवाल बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? आज की तारीख में नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं लेती है, चंदा दिया जाता है। अब कौन हमें चंदा दे रहा है, वो बीफ बेच रहा है कि क्या कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। चंदा दिया, अकाउंट में आया, पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए ये सवाल कि बीफ बेचने वाली पार्टी को आप चंदा क्यों लेते हैं, कोई रेलिवेंट सवाल हुआ नहीं।
मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा फॉर द 2025 के इलेक्शन के लिए, क्योंकि कांग्रेस के सारा वोट बैंक आपने लिया हुआ है, आप लोग बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसको लेकर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस का वोट आपसे ज्यादा था, तो ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक नहीं है। इस बार गठबंधन में वोट बैंक कंबाइन होगा, बात की बात देख लेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव के लिए अलायंस है। मेरा नाम राघव है, मैं आशुतोष सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जब तक अभी तक भी जितने भी चुनाव हुआ है बीजेपी का आने के बाद 2014 के बाद, कांग्रेस जितना भी एलिगेशन लगाया है, ये परसेप्शन अपने आप को नहीं बना पा रहा है। ये क्या कारण है? या तो एलिगेशन लगा रहा है, झूठा लगा रहा है, या तो परसेप्शन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं, एक सेकंड, सवाल इतना आप घुमा दिए कि मैं समझ गया। पहले तो बात ही नहीं समझी कि कांग्रेस का सवाल आप इनसे क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो क्या ये मान के चलिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत मिला, तो क्या 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने जितने आरोप लगाए सब बेकार थे, सब गलत थे, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा था। विपक्ष का काम है सर। 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो डिफेंस के समय वो डील हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे दिया था राजीव गांधी को कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन परसेप्शन इस तरह से लगी थी कि सरकार गिर गई। तो किसने आरोप देखिए, लगाया था? बेसिकली सवाल है कि भ्रष्टाचार की छवि से कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्यों नहीं हटा पा रही है। आशुतोष अभी भी अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन ये खुलकर तो नहीं पर इनडायरेक्टली हमेशा आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़ा रहता है। और इन्हें अच्छे से पता है कि राहुल गांधी इस बार नहीं जीतने वाले, लेकिन फिर भी माहौल बनाने के लिए हर जगह बोलता है कि राहुल गांधी इस बार सत्ता में आ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी से निकलने के बाद भी केजरीवाल का चमचागिरी करना ये अभी तक नहीं छोड़ा है। और केजरीवाल के बारे में कोई कुछ बुराई करता है तो ऐसे ही इसको आग लग जाता है। और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का इसके पास कभी भी जवाब नहीं होता, हर जगह ये बेइज्जती ही कराता है खुद का। इन सब से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वही काम करता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।